हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 कक्षा 12वीं गणित का प्रश्न चौथा। तो जो इस प्रकार से दिया गया है, समुच्चय 1 से 5 तक के अवयव है एक समुच्चय में। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हैं इसके अवयव होंगे। मैं निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संख्या पर विचार कीजिए। मतलब जो इस प्रकार ये एक समुच्चय है, इसमें एक संक्रिया लगाई गई है। ठीक है, और उस पर हमें विचार करना है। ठीक, तो जो उसमें पहला है वो क्या निकालना है कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 तथा 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, यानी एक बार ये ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करेंगे और जो इसमें पहले ब्रैकेट में है उसको पहले सॉल्व करेंगे। का परिकलन कीजिए और क्या संक्रिया क्रमबनी में है। और फिर इसके बाद में है जो तीसरा, उसी में क्वेश्चन दिया है वो है कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 संक्रिया 5 का परिकलन कीजिए। और हमारे लिए जो टेबल दी गई थी वो ये बताई थी कि संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित। तो ये संक्रिया सारणी है, इसमें ये संक्रिया लगी है 1 से 1 के बीच की संक्रिया होगी, 1 से 2 से 2 के बीच की, 2 से 1 के बीच की। तो हमें इसमें क्या निकालना है, 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो 2 संक्रिया 3 का रिजल्ट क्या आता है, देखिए 2 संक्रिया ये हो गई और 3, तो 2 संक्रिया 3 का जो कॉमन होगा वो देखो 1 आ गया। 2 संक्रिया 3, या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं 2 संक्रिया 3। ठीक है, तो ये इनका भी बनाया है। तो इसमें हमने लिखा है 2 संक्रिया 3 का रिजल्ट है 1, और फिर संक्रिया लगी है, फिर 4 है। क्या है रिजल्ट 4। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, संक्रिया लगा देते हैं। ठीक है, तो संक्रिया हो गई 1 से लेकर 4 तक के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1, और 1 और 1 की संक्रिया करने पर क्या आ जाएगा, देखो 1 और 1 के बीच में संक्रिया, उसका रिजल्ट भी क्या है 1। ये भी 1 और ये भी 1, इसका रिजल्ट है 1। तो यहाँ पे आगे पूरा 1। ठीक है, एक रिजल्ट आ गया ये। तो इसी तरह से हमें निकालना है किसका, 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 का परिकलन करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं 2 संक्रिया 3 लिखते हैं, 2 संक्रिया, फिर ब्रैकेट में इन दोनों को रख देंगे। अब इन दोनों को रखा था 2 संक्रिया 3 को, अब रखते हैं 3 संक्रिया 4 को, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी टेबल में देखेंगे कि जो हमारा 2 है इसको हम पहले छोड़ देते हैं, इसके बाद में देखते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 का क्या आया था, देखो 3 और 4, ये रहा 4, ये रहा 3, तो इसका कॉमन पॉइंट हो गया 1। तो रिजल्ट आ गया कितना हमारा 1। ठीक है, 3 और 4 का। अब संक्रिया 2 है, तो 2 संक्रिया 1 का क्या आएगा, 2 संक्रिया 1 का भी 1 आ गया। दोनों का 1 हो गया, तो 1 और 1 का कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा 1। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन था। अब हमें क्या बताना है कि क्या यह संक्रिया क्रमबनी में है। तो क्रमबनीय कब होती है, जब दोनों का रिजल्ट सेम होता है। ठीक है, तो हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं 3 संक्रिया 4 और 4 संक्रिया 3 का, क्योंकि क्रमबनीय वो संक्रिया तभी होती है जब ए संक्रिया बी बराबर हो बी संक्रिया ए की। तो हमें माना कि एक हमारी संक्रिया हमने ले ली, मतलब 3 और 4। तो पहले हम 3 और 4 में संक्रिया सॉल्व करते हैं। तो 3 और 4 संक्रिया करने पर देखते हैं 3 और 4 पे करने पर क्या आता है, 3 और 4 का आ गया 1। इसी प्रकार से करते हैं हम अब 3 और 4 का, क्योंकि हमें उसका अपोजिट करना होता है। पहले ए संक्रिया बी हो गया, अब हम बी संक्रिया ए करेंगे, मतलब ए पे 4 पहले आ जाएगा और उसके बाद में 3 बाद में आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अब हमारा 4 आ गया पहले ही और 3 आ गया बाद में, या फिर 3 पहले आया था 4 आया था बाद में। इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या थे, 1 और 1 थे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 1 और 1 का क्या हुई संक्रिया, मतलब ये हो गया हमारे के दोनों के 1। अतः कहेंगे कि संक्रिया क्या है, द्विआधारी और क्रमबनी में है। ठीक है, यह संक्रिया द्विआधारी क्रमबनी में है क्योंकि दोनों के रिजल्ट बनाए हैं, ये संक्रिया बी और बी संक्रिया ए। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि 2 संक्रिया 3 संक्रिया 4 संक्रिया 5 का परिकलन कीजिए। मतलब हम इनका मान निकालना। देखिए 2 संक्रिया 3 दिया है तो उसके लिए लिख लेते हैं। 2 संक्रिया 3 का क्या रिजल्ट आता है, 2 2 हो गया, संक्रिया 3 हो गया तो 1 आएगा, और फिर संक्रिया लगा देते हैं। 4 संक्रिया 5 का क्या आता है, 4 संक्रिया 5, 5 का यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये 1 हो गया इसका, ये 1 हो गया इस 4 का, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 1 की संक्रिया 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम नीचे लिख लेते हैं कि जो हमारी नीचे है संक्रिया दी गई थी 2 से 3 है, 2 से 3 का रिजल्ट हो गया 1। यहाँ पे हमने देखा 2 से 3 का रिजल्ट 1 आ गया, तथा संक्रिया लगाने पर क्या आएगा, 4 संक्रिया 5। तो 4 संक्रिया 5 भी हमने लिख दिया, इसका भी बनाया है, वो दोनों को हो गया 1। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या किया, इसको परिकलन ज्ञात कर लिया जो क्वेश्चन दिया था। इसके बाद में हमारा एक 5वां क्वेश्चन आता है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 से 5 में एक द्विआधारी कीजिए। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है, और फिर क्या है, संक्रिया है ये, और ये संक्रिया बी बराबर क्या है, ए तथा बी का HCF। इसका मतलब है कि अगर हम 2 संख्याओं के बीच में संक्रिया लगाते हैं तो हमें उसका क्या निकालना होगा, HCF।
तो दोनों के बराबर में HCF आएगा। HCF जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है HCF। तो HCF का हिंदी में मतलब हो गया कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों का जिसका दोनों में भाग चला जाए, ठीक है। जैसे कि हम एक 8 लेते हैं और एक 4 लेते हैं, तो ऐसी सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जो उनमें दोनों का भाग जाता है, जिसकी 4 ही है। देखो 4 में 4 का भाग भी जाता है, 4 में 8 का भाग भी जाता है, ठीक है, मतलब 8 में 4 का भाग भी जाता है। तो इस तरह से हमारी 4 हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी तरह से इन्होंने बताया है, ठीक है। तो फिर क्या है कि क्या संक्रिया उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया में के समान है, ठीक है। तो हमारे लिए प्रश्न जो सारणी दी गई थी ऊपर, उससे इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। परिभाषित संक्रिया की में मतलब परिभाषित संक्रिया में के समान है, ये पुनः पूछा है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए और संक्रिया सारणी बनाइए, ठीक है। तो हमारे लिए क्या करना है, संक्रिया सारणी बनानी है। तो हमने पहले लिखा क्या कि समुच्चय जो हमारा दिया गया था वो लिख लिया, दिया है समुच्चय 1 से लेकर 5 तक की अवयव है इसमें। और फिर क्या निकालना है, बताया था कि संक्रिया ए संक्रिया बी क्या हो जाएगा, ए तथा बी का HCF। तो क्या होगा, ए और बी का HCF है, क्या है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसके लिए सारणी बनाते हैं। तो सारणी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है कि दोनों मतलब ए की वैल्यू भी वही हो जाएंगी हमारे 1 से लेकर 5 तक की, बी की भी वही हो जाती हैं, और इन दोनों के बीच में संक्रिया लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए एक सारणी तैयार करनी थी। तो हम सारणी में एक टेबल बना चुके हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट आती है। तो हमें निकालना है ए और बी का HCF। तो 1 और 1 का HCF क्या होगा, हमारा 1 होगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाता है, एक में भी और एक में भी, तो उसका आ गया 1। इसी तरह से हमारी क्या हो जाएगी, 1 और 2 में भी किसका जाएगा, 1 का ही जाएगा। 1 और 3 में किसका भाग जाएगा, केवल 3 का, मतलब 1 का ही जाएगा। 1 में भी 1 का जाएगा, 3 में भी 1 का जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 1 में 1 का भाग जाएगा, 5 और 1 में भी 1 का भाग जाएगा, क्योंकि HCF है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसका दोनों में भाग चला जाए। इसी तरह से हम 2 में निकालते हैं। तो 2 और 1 में किसका जाएगा, 1 का जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और 2 और 2 में किसका जाएगा, 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें दोनों का भाग जाएगा। तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा और इस 2 में भी 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम 3 और 2 में देखते हैं। तो 3 और 2 में किसका भाग जाएगा, 1 का जाएगा, क्योंकि इसमें 1 का ही जा सकता है और इसमें भी 1 का ही जा सकता है। और इसी के बाद हम देखते हैं 2 और 4 में। तो 2 और 4 में 2 का भाग जाता है, मतलब दोनों का हाईएस्ट CF क्या होगा, HCF 2 होगा, क्योंकि 2 में 2 का भी भाग जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है। इसके बाद में देखते हैं 2 और 5 का। तो इसमें क्या होगा, कोई कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं हम, मतलब सबसे बड़ी भाग देने वाली संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। तो इसमें क्या होगी, हमारा बनाएगा रिजल्ट, क्योंकि एक का 5 में भी जाता है और 1 का 2 में भी जाता है। इस तरह से हम 3 का निकालते हैं। तो 3 और 1 में क्या हो जाएगा, 1 का जाएगा। 3 और 2 में भी 1 का जाएगा। 3 और 3 में केवल 3 का जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का भाग चला जाएगा। देखो 3 में 3 का भी जाता है, 3 में 3 का भी जाता है, इस तरह से। इसी तरह से अब 3 और 4 में देखते हैं। तो 1 का जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। और इसी तरह से 2 और 5 में भी 1 का ही जाएगा, क्योंकि इसमें और आगे कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, एक ही कॉमन है। और इसी तरह से हम 4 और 1 में देखते हैं। तो इसमें भी 1 का जाएगा। 4 और 2 में किसका जाएगा, 2 में 2 का जाएगा, क्योंकि 2 का 2 में भी जाता है, 2 का 4 में भी जाता है। तो ये हो गई हमारी HCF इसका। इसी तरह से हम 4 और 4 में देखते हैं। तो 4 आ जाए, क्योंकि 4 का 4 में भी जाता है और 4 का 4 में भी जाता है। और 4 और 5 का देखते हैं। तो एक ही आया, क्योंकि इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं है। इसमें 4 और 4 में 4 थी। इसी तरह से 4 और 2 में हमारी 2 थी, ये कॉमन संख्या। और इसी तरह से हम 5 में भी देखते हैं। तो 5 में क्या होगा, 5 और 1 का 1 होगा, 2 और 5 का भी 1 होगा, 3 और 5 का भी 1 होगा, ठीक है, और 5 और 4 का भी 1 होगा। 5 में 5 ही कॉमन है, सो 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने सारणी बनाई। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल फ्री MP स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तुरंत प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।